नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने लेक्चर नंबर 13 को लेकर के। हमारा टॉपिक है मराठा राज्य और संघ, और एक दो क्वेश्चन सिख संप्रदाय से भी हैं। तो बिना देरी किए आइए आज का टॉपिक देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, और देखिए पहले क्वेश्चन देखने के पहले एक सूचना देख लीजिए कि आप सभी जान रहे होंगे कि समृद्धि टीम का जो है वो पीसीएस को लेकर के भी बैच शुरू हो गया है, पीसीएस 2024 के लिए, और उसमें एडमिशन प्रारंभ हो गया है। तो आप जो है अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जुड़िए। और इसके लिए अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो 7303307507 पे आप फ़ोन करिए, वहाँ लोग आपको बताएंगे, सारा प्रोग्राम बताएंगे। तो इसका लाभ लीजिए। और चूंकि अभी ये स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में हमारी फ़ी भी कम है कुछ बच्चों के लिए। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो बहुत लेट मत करिएगा, इसको समय से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, सूचना समाप्त हुई। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहाँ ठहराते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान सा क्वेश्चन है। पहले बताइए। कोलाबा, कल्याण, सालसिट, बसीन। शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहाँ ठहराते थे? जल्दी से सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। कोलाबा है, वहीं शिवाजी का जो समुद्री बेड़ा रहता था कोलाबा में। शिवाजी अपने व्यापार की सुरक्षा एवं कर वसूली हेतु कोलाबा में एक नौसैनिक बेड़े का गठन किया था। शिवाजी की नौसेना में विभिन्न प्रकार के 400 जहाज थे। हालांकि ये जहाज आज के जहाज से तुलना मत कर लीजिएगा, या उस समय के भी जो ब्रिटिश थे या हाँ, पुर्तगाली थे, उनसे भी नहीं तुलना की जा सकती है, क्योंकि वो लोग तो काफी उन्नत थे। लेकिन हाँ, इन्होंने प्रयास किया था। और छोटे बड़े जहाज मिला करके इनकी इस नौसेना में 400 जहाज भी थे। हालांकि ये ज्यादातर मालवाहक ही थे। और ये अगर इसका सामरिक दृष्टि में देखा जाए तो इसका उपयोग सीमित ही था। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया, निम्न में से कौन उसमें नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जब भी आप प्रश्न पढ़िए तो उसमें देख लीजिए कि था, नहीं था, क्या पूछा जा रहा है, ये तो हमेशा ध्यान रखना है। बताइए। गोलकुंडा का कुतुब शाही, बीजापुर के आदिल शाही, खानदेश के खान शाही, बीदर के बरीद शाही। जल्दी से आप सभी इसका उत्तर बताइए कि कौन सा जो है वो शामिल नहीं था बहमनी साम्राज्य के 5 भागों में विभाजित होने पर। दूसरा, सभी लोग कमेंट करके बताइए उत्तर। सभी को कमेंट करते रहना है, कमेंट करते रहिए। और इसका उत्तर होगा सी। देखिए खानदेश के खान शाही जो थे ये नहीं शामिल थे। बाकी गोलकुंडा के कुतुब शाही शामिल थे, बीजापुर के आदिल शाही शामिल थे, बीदर के बरीद शाही शामिल थे, और बरार के इमाद शाही थे इसमें। ये भी है, 5 में बरार के इमाद शाही थे। और अहमदनगर के निजाम शाही थे, अहमदनगर के निजाम शाही थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये पूरा है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए मैं पहले क्लास से कह रहा हूँ कि जब ये क्लास करने बैठे तो आप पेन पेंसिल लेके बैठें। जरूरी चीज़ें वीडियो को पॉज करके आप लोग यहीं से नोट करते रहिए। इससे ये रहेगा कि आपको फिर बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऐसे हो जाएगा। और यदि बहुत समय है तो आप लोग एक बार दो बार इसको देख भी लीजिए। एक बार दो बार देखने पे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए। किसने कहा था हम इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए? हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था, बाजीराव फर्स्ट ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था, औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों के लिए कहा था, क्लाइव ने बंगाल के नवाब के लिए कहा था। देखिए अब परीक्षा में क्या है कि स्टेटमेंट बेस क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टेटमेंट्स दे देते हैं कुछ, और उस पे पूछ लेते हैं कि किसने कहा था। तो उस स्टेटमेंट्स को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
तो जल्दी से आप लोग बताइए कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। ये कथन किसका है और किसके लिए था? सभी कमेंट करके बताइए, और कमेंट देखिए सभी को करते रहना है। 3 नंबर बताएं आप लोग, 3 नंबर को। 10 सेकेंड है सभी के पास। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। बाजीराव फर्स्ट ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। और आप समझ ही रहे होंगे कि जब औरंगजेब की 1707 में डेथ होती है, जो उत्तरवर्ती जो मुगल शासक होते हैं वो एक तरीके से वहाँ उत्तराधिकार का युद्ध होता है। देखिए उत्तराधिकार का युद्ध तो पहले भी हुआ है, जहांगीर के बाद हुआ ही है, लेकिन औरंगजेब के बाद चूंकि मुगल साम्राज्य की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, स्थिति बहुत खराब हो जाती है, औरंगजेब के समय ही खराब रहती है, उसके मृत्यु के बाद तो वो बिखरने लगता है। तो ये ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुके रहते हैं। और उसी समय मराठों का उदय हो रहा होता है शिवाजी के नेतृत्व में। और बाद में ये मराठों का नेतृत्व पेशवाओं के पास जाता है, एक से बढ़कर एक पेशवा आते हैं। तो उसी क्रम में जो बाजीराव फर्स्ट थे उन्होंने ये कहा था कि अब समय आ गया है कि भाई वृक्ष पे प्रहार किया जाए, मतलब मुगल साम्राज्य पे प्रहार किया जाए, तो जो छोटे मोटे राज रियासत है वो तो अपने आप ही धराशायी हो जाएंगे। तो ये उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया कथन था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए। चलिए इसमें थोड़ा सी व्याख्या देख लीजिए कि पेशवा बाजीराव प्रथम, इनका काम, इसका कार्यकाल कब है? 1720 से 40 के बीच ये रहे। का लक्ष्य था कि ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए जिससे विभिन्न मराठा सरदार एक दूसरे के सहयोगी बने। इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य गिरते हुए मुगल साम्राज्य के खंडों पर मराठा राज्य की स्थापना करना। मतलब कहीं न कहीं ये जो मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ और मुगल जो रिक्तता की स्थिति बनी, उस रिक्ति को भरने का इनका प्रयास था कि हम उस रिक्ति को भरें और मराठा साम्राज्य को स्थापित करें। उन्होंने ही कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक थे इब्राहिम खां गारदी, मीर हबीब, खांडेराव दभदे और कान्होजी। जल्दी से आप लोग बताइए कि मराठा तोपखाना के प्रमुख कौन थे? मराठा तोपखाना के प्रमुख कौन थे और सभी को कमेंट करके बताना है। और देखिए ये सब जो प्रश्न हैं ये ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको अपनी जब भी स्टडी करिए पढ़ते समय तो इन सब पैटर्न को ध्यान में रख के अपने रणनीति बनाइए। क्योंकि अब जो है प्रश्न में बहुत सी विविधता आ गई है। पहले तो बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रश्न हो जाते थे, साथ ही साथ होता क्या था कि बहुत सेलेक्टेड चीजें पढ़ के लोग पीटी पास कर जाते थे, मेंस पास कर जाते थे। लेकिन अब जो है स्थिति में बहुत बदलाव आ चुका है, आयोग अब बहुत टफ पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। इसका होगा इब्राहिम खां गारदी। देखिए मराठा तोपखाना है, आप ऐसे मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि मराठा तो हिंदू पद पातशाही की बात करते थे, तो वो अपने सेना में इतना बड़ा पद कैसे एक मुसलमान को दे सकते हैं। देखिए सेना में जो होता है उनकी एक अपनी निष्ठा होती है, और हर वर्ग में हर जाति में वफादार लोग होते हैं, तो इसलिए ये कंफ्यूजन करने वाला भी क्वेश्चन था। इब्राहिम खां गारदी 18वीं सदी का कुशल सेनानायक था। इसे फ्रांसीसी सेनानायक बुस्सी ने प्रशिक्षित किया था। हो सकता है कि अगली बार आपसे ये भी प्रश्न पूछ ले कि भाई अगर इब्राहिम खां गारदी था तो उसको प्रशिक्षण किसने दिया था? तो सोचिए फ्रांसीसी सेनानायक बुस्सी ने प्रशिक्षित किया था। यह 1 वर्ष तक निजाम के यहाँ भी रहा, मतलब निजाम की सेवा में भी ये 1 वर्ष तक रहा। बाद में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उसे तोपखाने का प्रधान बना दिया था। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि ये भी पूछा जा सकता है कि किसने जो है इसे तोपखाने का प्रधान बनाया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बनाया था। किसे? इब्राहिम खां गारदी को। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। बालाजी बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, माधवराव फर्स्ट, माधव नारायण राव। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत संभावना है इसके आने की।
तो ये इन पेशवाओं का क्रम जरूर याद रखिए। आप बताइए कथन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। जल्दी से कमेंट करके सभी बताएं। और देखिए कमेंट सभी को करते रहना है, कमेंट करते रहिए, इससे हमें आपकी स्थिति का भी पता चलेगा। 5 नंबर सभी लोग बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए बालाजी जो बाजीराव हैं इनका समय है 1740 से 1761। माधवराव हैं इनके बाद 1761 से 72 होते हैं। फिर माधव नारायण राव आते हैं 1794 से 1774 से 1796। और बाजीराव द्वितीय आते हैं 1796 से 1818। तो ये पेशवाओं का क्रम है। और देखिए अब इस तरीके के जो प्रश्न हैं जो पहले उपेक्षित रहते थे अब वो पूछने लगा है, और एक दो प्रश्न तो जरूर हर परीक्षा में रह रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, इसका ध्यान रखिएगा। नुक्सा ए दिलकुशा भीमसेन, तारीख ए शाह सुजाई मीर मोहम्मद मासूम, मासिर ए आलमगिरी मोहम्मद साकिब मुस्तैद, जफरनामा ए आलमगिरी मिर्जा मोहम्मद काजिब। आपको बताना है कि इसमें कौन सी जो एक रचना है और उसके रचनाकार गलत हैं, बाकी 3 तो सही हैं। आपको गलत का चयन करना है कि पुस्तक और लेखक। और इसमें सभी कमेंट करके बताइए। और वैसे भी ये जितनी पुस्तकें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पुस्तकें यहाँ से मतलब अकेले में भी प्रश्न पूछे गए हैं, इंडिविजुअल प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको तो आप जरूर याद रख लीजिएगा। 6 नंबर सभी लोग कमेंट करके बताइए, 6 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। देखिए जफरनामा ए आलमगिरी मिर्जा मोहम्मद काजिम का नहीं है। बाकी नुक्सा ए दिलकुशा भीमसेन का है, एकदम सही है। तारीख ए शाह सुजाई मीर मोहम्मद मासूम का है, ये भी सही है। और मासिर ए आलमगिरी मोहम्मद साकिब मुस्तैद का है, ये भी सही है। जफरनामा ए आलमगिरी की रचना अकील खान राजी द्वारा किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो पुस्तक है जफरनामा ए आलमगिरी की रचना किसने किया था? अकील खान राजी द्वारा। इस पुस्तक को हालात ए आलमगिरी या औरंग नामा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये वो जो पुस्तक है जिसकी रचना राजी ने किया था अकील खान, तो इसी पुस्तक को जफरनामा ए आलमगिरी को हालात ए आलमगिरी या औरंगनामा के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा ग्रंथ लिखा था। मतलब अगर मिर्जा मोहम्मद काजिम की पुस्तक की बात की जाए तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आलमगीर नामा। तो ये हो गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि व्याख्या तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपका जो भी अगला प्रश्न बनेगा इन्हीं व्याख्याओं से ही बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। अकबर के काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये तो हम उम्मीद करते हैं किसी का गलत नहीं होगा। बताइए। फैजी, निजामुद्दीन, अबुल फजल, इब्राहिम सरहिंदी। आपको बताना है कि अकबर का काल है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? सभी कमेंट करके बताएं। कमेंट सभी को करना है। 7 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, वो एकदम सही है, अबुल फजल। देखिए अकबर के काल में जो ये अबुल फजल थे इन्होंने पंचतंत्र जो एक कहानियों का संग्रह है उसका जो है फारसी अनुवाद किया था अबुल फजल ने। और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहैली नाम से। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम भी याद रखिएगा कि जो फारसी अनुवाद हुआ था वो अनवर ए सुहैली नाम से हुआ था। और किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। इन्होंने अकबरनामा जैसी प्रचलित पुस्तक की भी रचना की थी। देखिए अबुल फजल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अकबरनामा नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा था। तो अगर अकबरनामा के बारे में पूछे तब भी अबुल फजल है। और पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद हुआ था अनवर ए सुहैली के नाम से, वो भी किसने किया था? तो वो भी अबुल फजल ने किया था। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और कियानो में भारतीय? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग बताएं सभी लोग।
कि वो कौन सी इमारत है जो प्रेरणा में ईरानी है और क्रियान्वयन में भारतीय। शेर शाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा, पुराना किला। कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। 8 नंबर सभी को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है, बताएं आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, हुमायूं का मकबरा मुगल कालीन स्थापत्य है जिसकी प्रेरणा ईरानी वास्तुकला है किंतु क्रियान्वयन भारतीय है। और इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में कराया था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो हुमायूं की जो बेगम थी, जो वो हाजी बेगम ने कराया था। और इसी को ताजमहल, जो आगरे का ताजमहल है, उसका पूर्वगामी इसी को कहा जाता है, हुमायूं टॉम्ब को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था। तो चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। मुहत्सिब विभाग खोलने वाला मुगल शासक था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए, एक मुहत्सिब नामक विभाग जो है वो मुगल कालीन इन्हीं शासकों में से किसी एक द्वारा खोला गया था। बताइए कि कौन खोला था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और मुहत्सिब जो विभाग था उसका काम क्या था? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए, 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर हम आगे इसका उत्तर बताएंगे। सभी कमेंट करिए और बताइए। मुहत्सिब विभाग जो है वो किससे संबंधित था ये भी बताना है। और बताइए आप सभी। चलिए, इसमें जो है जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। औरंगजेब के समय में हुआ था। और मुहत्सिब जो विभाग था वो औरंगजेब ने स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना था। आप सभी जानते हैं कि वो जो औरंगजेब थे वो कहीं न कहीं वो थोड़ा कट्टर शासक था। वो इस्लाम की चीजों को मतलब बहुत कड़ाई से, हालांकि इस्लाम की जो एक, जैसे देखिए, कोई भी धर्म कट्टर नहीं होता है, सभी धर्म सहिष्णु होते हैं। और वो अपने लोगों को कभी ये नहीं कहते कि आपका धर्म अच्छा है, दूसरा धर्म खराब है। वो सभी धर्मों को समान भाव से महत्व देते हैं। लेकिन जब उसमें विकृतियां आती हैं उनके व्याख्याकारों द्वारा, तो इसमें कट्टरता आ जाती है। और उसकी गलत जब व्याख्या होती है, और वो उसी का शिकार कहीं ना कहीं औरंगजेब था। और उसने क्या किया कि इस्लाम का जो वास्तविक चरित्र था उससे उलट जो है कठमुल्लाहों के प्रभाव में आता है। और वो कई ऐसी नीतियां मतलब लागू भी करता है, जिससे उसकी एक तरीके से धर्मांध की छवि भी बनती है औरंगजेब की। और उसके पूर्ववर्ती शासक जो अकबर थे, जहांगीर थे या शाहजहां थे, जो उसमें एक तरीके से सहिष्णुता की जो भावना थी अकबर में, सॉरी, औरंगजेब में नहीं पाई जाती है। और ऐसा प्रयास वही कर सकता है, क्योंकि शरीयत, भाई किसी के धर्म को आप कैसे ही जज कर सकते? नहीं, तुमको यही मानना है। ये तो व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता होती है कि वो किस धर्म को मान रहा है। जैसे हम हिंदू धर्म से संबंधित है, हमारी आस्था शंकर भगवान में है, किसी की आस्था हनुमान जी में हो सकती है, किसी की आस्था दुर्गा माता में हो सकती है। तो ये तो आस्था का प्रश्न है। और अकबर के समय में या जहांगीर के समय में और कुछ हद तक शाहजहां के समय में ये आस्था मतलब एक तरीके से निजी आस्था का सम्मान किया गया। लेकिन ये जा करके औरंगजेब के समय में टूटती है। और ये ऐसा प्रयास वही कर सकता है। तो अगर मुहत्सिब को समझ रहे हैं तो आपको ये उत्तर सही करने में सहूलियत हुई होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। सिखों द्वारा मुक्त रसोई की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? हिंदू मंदिरों से, गिरजाघरों से, सूफी दरगाहों से, शंकराचार्य के मठों से। आप सभी लोगों ने जो है लंगर तो बहुत खाया होगा गुरुद्वारे में जा करके, और वाकई में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये परंपरा गुरुद्वारों में यदि आई तो कहाँ से आई? आपको इसी का उत्तर देना है। हिंदू मंदिरों से, गिरजाघरों से, सूफी दरगाहों से, शंकराचार्य के मठों से। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सभी कि सिख संप्रदाय में लंगर की प्रथा कहाँ से आई थी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, जो सूफी दरगाह थी, जो सूफी संत लोग होते थे,
उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था। और लंगर प्रथा सिख संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। गुरु नानक देव जी के प्रवचन, यात्राएं, संपर्क सूत्र से स्पष्ट होता है कि वह भूमि पर बैठकर साथियों, श्रद्धालुओं के साथ भोजन करते थे, किंतु गुरु अमरदास ने लंगर की नियमित प्रथा शुरू की थी। देखिए, जो लंगर की जो प्रथा अगर पूछे कि कब किस गुरु ने शुरू की थी, कि ये अनिवार्य बना दिया कि जो भी गुरुद्वारे हैं वहां लंगर की प्रथा चलेगी ही चलेगी, तो ये गुरु अमरदास थे, सिखों के जो गुरु अमरदास थे, इन्होंने शुरू की थी। हालांकि इसका जो प्रचलन है कहीं ना कहीं वो गुरु नानक देव से जुड़ा हुआ था। और गुरु नानक देव ने ये किससे प्रेरणा ली थी, तो ये जो सूफी संत थे, इसके पहले चाहे निजामुद्दीन औलिया हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो, इन लोगों से ये प्रभावित थे। और वो सब परंपरा, जो सूफियों की जो खानकाह होती थी, वहाँ इन सब की व्यवस्था पहले से प्रचलित थी। और वहाँ चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी जमीन पे बैठ करके, मतलब एक तरीके से वो बराबर की भावना को दर्शाने के लिए प्रयास किया गया था। और वही ये व्यवस्था जो है सिखों के द्वारा भी अपनाई गई। तो चलिए, ये हो गया। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्नलिखित युद्धों को कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। आप सभी बताइए कि इनका जो है कालक्रम कब है, सबसे पहले कौन सा, उसके बाद और उसके बाद। कथन एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है, सभी बताएं। और ये जो युद्ध है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था, कब हुआ था। 11 नंबर, सभी लोग कमेंट करके बताइए इसको। कमेंट सभी को करते रहना है, बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताते रहिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। का उत्तर होगा, सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था, फिर सरनाल का युद्ध हुआ था, फिर धर्मत का, और सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था, जजाऊ का युद्ध। थोड़ी सी आप इसकी व्याख्या देखिए। 1572 ईस्वी में सरनाल, जो गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, मतलब ये 1572 में अकबर के समय से संबंधित है, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था और ये तो सभी को पता होगा। और 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में अंग्रेज की सेना, औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह की सेना को पराजित किया था, जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसकी बात है। और जजायु का युद्ध 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए, आप सभी कमेंट करके बताइए। हसन, अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, आदिल अली आदिल शाह द्वितीय, शाइस्ता खां। जल्दी से कमेंट करें। 12 नंबर, 12 नंबर कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। अबुल हसन कुतुब शाह थे। जब आप सभी जानते हैं कि 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया था, उस समय जो है यहाँ के शासक कौन थे, तो अबुल हसन कुतुब शाह थे। हाँ, ये देखिए, 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ लेता है कि 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को कब हस्तगत किया था और गोलकुंडा को कब। तो 86 में बीजापुर को हस्तगत करता है और 87 में गोलकुंडा को करता है, ठीक है। उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोजा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने
किस तरीके से, मतलब अगर गोलकुंडा के किले पर अधिकार प्राप्त किया था, तो जैसे अकबर के लिए कहा जाता है कि वो असीरगढ़ का जो किला उसने जीता था, बहुत सा धन दे करके जीता था, मतलब एक तरीके से जो वहाँ के लोग थे उनको धन दे करके अपने में मिला करके उसको जीता था, वैसे वो जीत नहीं पा रहा था। और यही प्रयास कहीं न कहीं औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा के किले के लिए किया गया। तो ये जो लाइन है, अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं बना है, और बहुत संभावना है कि आपका जो है अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जाए। तो चलिए, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि व्याख्या को तो बहुत ध्यान से पढ़िए, व्याख्या को देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपनी टीम से भी कहेंगे इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दें, ताकि आप लोग वहां से भी इसको लेकर के रिवीजन करते रहिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। बताइए, ये अधिकारी हैं, ये विहित का कर्तव्य है, मतलब ये अधिकारी बताइए। दीवान तन, इनका क्या काम था। मुस्तारफी, इनका क्या काम था। मुशरिफ और वाकिया नवीस, आपको क्रम में सजाना है। और बताइए कि इसका उत्तर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बहुत ध्यान से पढ़िए। और ये सब जितने भी हैं इंडिविजुअल तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दीवान तन संबंधित था, मुस्तारफी संबंधित था या मुशरिफ संबंधित था। वाकया नवीस तो पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को तो लग रहा होगा इसी से पकड़ भी सकते हैं। अगर आप एक से पकड़, एक आ रहा है तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन अब इस तरीके की तैयारी नहीं चलेगी। ये तो ठीक है, यहाँ आपकी किस्मत अच्छी है कि एक से चल जा रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा डेप्थ में जाना है और थोड़ा सा फैक्ट को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि चाहे वो आईएएस का परीक्षा हो चाहे पीसीएस का पेपर, आप देख ही रहे होंगे कि वो किस तरीके से जा करके पूछ रहा है। चलिए 13 नंबर जल्दी से सभी कमेंट करके बताइए, 13 नंबर। और ये सेकंड लास्ट है तो इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, सभी लोग कमेंट करके बताएं 13 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। देखिए, जो दीवाने तन है इनका जागीर व वेतन को देखना इनका काम था, जो दीवाने तन था। और मुस्तारफी जो थे वो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना था। जो मुस्तारफी थे वो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करते थे। मुशर्रिफ जो थे वो कार्यालय को संभालने के लिए इनका काम था। और वाकिया जो नवीस थे वो प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, चलिए अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं कूट के साथ सही उत्तर का चयन करें। अकबर, गियास बेग, एतमादुद्दौला, जहांगीर, असद खान, शाहजहां, मुजफ्फर खान, औरंगजेब, सादुल्ला खान। आपको बताना है कि ये तो बादशाह हैं और इनके दीवान कौन से थे। और अब इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा डेप्थ में, मतलब थोड़ा कठिन पूछ रहे हैं, कुछ प्रश्न है कठिन, लेकिन क्या करिएगा, यदि हम आपको आसान आसान सा करा दें और आपको कुछ परीक्षा में इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो कल को यही कहिएगा कि समृद्धि के लोग अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं करते। तो हम आपको यहाँ किसी डार्क में नहीं, किसी डिलेमा में नहीं रखना चाहते। जो वास्तविकता है वो मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि हार्ड वर्क करिए, क्योंकि अब जो है कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। पहले तो था कि पीवाईक्यू खूब ढेर सारा पूछ लेता था, आप रिवीजन करके जाते थे, 50% से ज़्यादा उसी से सही होता था। अब 150 क्वेश्चन में बहुत आ गया, 20-25 पीवाईक्यू आ रहा है, उसमें भी एक दो ऑप्शन ऐसे दे दे रहे हैं कि जो आपको नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है अपने पढ़ाई के ट्रेंड को बदलिए। और सफल होना तो आयोग का जो ट्रेंड है और विगत कुछ वर्षों के पेपर का तो जरूर ट्रेंड एनालिसिस करिए, क्योंकि तभी आप जो है आयोग को पकड़ पाएंगे कि आयोग का अगला स्टेप कहाँ जाने वाला है। और ये सब जो क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं, बहुत संभावना है कि आयोग अगला प्रश्न यहीं से बनाए। तो सभी कमेंट करके बताइए 14 नंबर। और इसका जिन लोगों ने बताया है डी, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें आप लोग। देखिए, अकबर के समय जो दीवान थे वो मुजफ्फर खान थे, याद रख लीजिएगा। जहांगीर तो गियास बेग, एतमादुद्दौला, आप सभी जानते हैं कि ये एतमादुद्दौला जो थे वो नूरजहां के पिताजी थे। शाहजहां, सादुल्ला खान, और औरंगजेब के समय कौन था, असद खान। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो तो खत्म हुआ, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, एक छोटी सी सूचना है आप लोग के लिए। हाँ, ये तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आप इससे जुड़िए, लाभ लीजिए। और चूंकि अभी स्टार्टिंग में हमारा कुछ ऑफर भी चल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, आपको पूरे डिटेल्स ऑफिस के लोग बता देंगे। अगला देखिए,
देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो को जरूर जाके देखें, क्योंकि करंट अफेयर्स को इग्नोर करके आप किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर सकते, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो करंट की भूमिका सबसे ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और हमारा प्रयास है कि हम सप्ताह में 1 बार या 2 बार हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं, ज्यादा लंबे भी नहीं होते, 35 से 40 मिनट। और जब आप देखेंगे तो आपको एहसास भी होगा कि कितनी काम की चीजें यहाँ बहुत संक्षेप में बताई भी जा रही हैं। तो इसको जरूर देखें। और उसके बाद फिर ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। इससे आप लोग इसलिए जुड़िए कि हम कह रहे हैं पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेगा जो पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप अपने उत्तर को पीडीएफ बना करके भेजिए, हम उसकी मार्किंग कर देंगे। हमारा जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। और सबसे अंतिम सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है। इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।